Dear students, today we are going to read the poem Father Returning Home. Father Returning Home, पिता का घर आना, written by दिलीप चित्रे. So दिलीप चित्रे द्वारा लिखी गई ये पोएम है. इसमें ये तस्वीर पेश की गई है कि कैसे आजकल जो हम अपने जो बड़े लोग हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनका ज़्यादा हम ख्याल नहीं रखते, ज़्यादा उनकी परवाह नहीं करते आजकल के जो बच्चे हैं. और इसी पे खेद प्रकट किया गया है इस बात पे, और इसी को पोर्ट्रे किया गया है, चित्रित किया गया है. सो लेट्स रीड द पोएम. माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन. और वो पोइट कह रहे हैं मेरे पिताजी लेट इवनिंग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जो देर शाम को जो ट्रेन आती है रात को, उसमें यात्रा करते हैं. स्टैंडिंग एमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट. और वो खड़े हैं साइलेंट कम्यूटर्स में, यात्रियों में, पैसेंजर्स के बीच चुपचाप जो पैसेंजर्स खड़े हैं उन्हीं में वो भी खड़े हैं. इन द येलो लाइट, पीले रंग की रोशनी में ट्रेन की. सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज़. और जो सबर्ब्स हैं, जो आउटर एरिया है शहर का, जो बाहरी क्षेत्र है, तो वो स्लाइड पास्ट, वो तेज़ी से पीछे छूटता जा रहा है, गुज़रता जा रहा है उनकी अनसीइंग आइज़ से. उनकी हालांकि जो आंखें हैं वो देख नहीं रही उसकी ओर, तो उनको नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, क्या पीछे छूट रहा है. हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी. और उनकी जो शर्ट और पैंट है वो सॉगी है, वेट है, गीली है. एंड इज़ ब्लैक रेनकोट. और उनका जो काला रेनकोट स्टेन्ड विद मड, वो मड से, कीचड़ से स्टेन्ड है, कीचड़ के दाग लगे हुए हैं, कीचड़ से सना हुआ है. एंड इज़ बैग स्टफ्ड विद बुक्स इज़ फॉलिंग अपार्ट. और उनका जो बैग है जो कि बुक्स से स्टफ्ड है, उसमें किताबें भरी हुई हैं, और वो फॉलिंग अपार्ट, जैसे फट के खुल रहा है. वो इस तरह की बैग की हालत है, बुरी हालत है, किताबों के बोझ से वो लगभग फट रहा है. हिज आइज़ डिम्ड बाय एज. और उनकी आंखें जो कि उम्र के हिसाब से डिम हो गई हैं, रोशनी कम हो गई है. फेड होमवर्ड. और वो घर की ओर देख रही हैं, फेड होती हुई, धुंधली होती हुई. थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट. और ये जो ह्यूमिड, वेट, गीली मानसून की जो रात है, सावन के महीने की रात है, मतलब बारिश का मौसम है, उनकी आंखें वैसे भी डिम्ड हैं, वैसे भी आंखों की रोशनी कम है और धुंधला रही हैं मौसम की वजह से. बारिश का मौसम है जैसे कि. नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. और अब मैं उनको देख सकता हूँ ट्रेन से उतरते हुए. अपनी मन की आंखों से वो विजुलाइज कर रहा है अपने पिता को कि अब वो मेरे पिता ट्रेन से उतर रहे हैं. लाइक ए वर्ड ड्रॉप फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस. जैसे कि कोई शब्द को किसी लंबे सेंटेंस से, वाक्य से हटा दिया जाए. सो उनका कहने का मतलब यही है कि जैसे कि बहुत लंबा सेंटेंस है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, कई वर्ड्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, इतने महत्वपूर्ण नहीं होते कि उसको बीच में इतने लंबे सेंटेंस में एक वर्ड को हटा भी दिया तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं होती. सो वो यही कह रहे हैं कि वो ट्रेन से उतर रहे हैं इस तरह से जैसे कि सेंटेंस में से कोई वर्ड निकाल दो और सेंटेंस पे कोई असर ना हो. यानी कि उनके ट्रेन से उतरने का कोई ट्रेन पे कोई असर नहीं हो रहा, कोई दुनिया पे कोई इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. और डीपली देखें तो इसका मतलब यही है कि हम यदि इस दुनिया की ट्रेन से जब उतर जाते हैं तो दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम मर भी जाते हैं तो संसार ऐसे ही चलता है, समाज कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म. और वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं. जो ग्रे प्लेटफॉर्म है, कलरलेस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई पे वो आगे को भी और बढ़ते हैं. क्रॉसेज द रेलवे लाइन. और रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं, रेलवे की पटरी को क्रॉस करते हैं. एंटर्स द लेन. लेन में, गली में एंटर कर जाते हैं. हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड. और उनकी जो चप्पल्स हैं वो स्टिकी हैं, चिपचिपी हैं, मड से, कीचड़ से सनी हुई हैं. बट ही हरीज ऑनवर्ड. लेकिन वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं. तो बड़ा पैथेटिक, बड़ा बेचारगी पूर्ण सीन जो है अभी तक हमने देखा है कि ट्रेन में कैसे वो यात्रा कर रहे हैं और कैसे उनकी जो कपड़े जो हैं वो भी कीचड़ से भरे हुए हैं. उनका जो बैग है लगभग फटा हुआ है, आंखें धुंधली हैं, कुछ अच्छे ढंग से देख नहीं पाते. और किस तरह वो उतरते हैं ट्रेन से, जैसे कि एक सेंटेंस में से वो कहता वर्ड हटा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके उतरने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. होम अगेन. और घर वापस आके आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी. मैं उनको देख सकता हूँ वीक टी
पीते हुए, कमज़ोर टी मतलब कहने का मतलब फीकी, बिना पत्ती के, बिना मीठे के चाय वो पी रहे हैं। ईटिंग ए स्टील चपाती, और बासी चपाती, बासी रोटी खाते हुए, रीडिंग ए बुक, और किताब पढ़ते हुए। ही गोज़ इनटू द टॉयलेट टू कॉन्टेम्पलेट, और वो टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं और कॉन्टेम्पलेट करने के लिए वहाँ पे विचार करते हैं, सोचते हैं। मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, कि आदमी की एस्ट्रेंजमेंट, उसका अलगाव मैन मेड वर्ल्ड से, आदमी की ही बनाई हुई दुनिया से आदमी अलग है, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कमिंग आउट ही ट्रैम्बल्स एट द सिंक, और बाहर आके वो ट्रैम्बल करते हैं, कांपते हैं सिंक पे खड़े होके, वॉश बेसिन पे जब वो हाथ धोते हैं तो शरीर उनका कांपता है, बूढ़ा शरीर है। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, और ठंडा पानी उनके ब्राउन हैंड्स पे, सांवले हाथों के ऊपर गिर रहा है। ए फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट्स, और कुछ ड्रॉपलेट्स, कुछ पानी की जो बूंदें हैं वो चिपकी हुई हैं, क्लिंग हुई हैं। ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट, उनकी जो कलाई है तो उसके जो सफ़ेद पड़ रहे बाल हैं कलाई के ऊपर, उनके साथ कुछ पानी की बूंदें चिपकी हुई हैं। His sullen children have often refused, और उनके जो sullen children है, जो रूठे हुए बच्चे हैं उनके बे have often refused, वो अक्सर रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं, ना कर देते हैं। टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद them, सो उनके साथ जोक्स, मजाक और जो सीक्रेट्स अपनी राज मन के उनके साथ शेयर करने से, उनके साथ साझा करने से वो मना कर देते हैं। मतलब बच्चे भी उनके साथ ढंग से बात नहीं करते, अपनी खुशियाँ, अपने राज, अपने गम, मतलब सारी अपनी भावनाएं उनके साथ शेयर नहीं करते। ही विल नाउ गो टू स्लीप, और अब वो सोने चले जाएंगे। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, और रेडियो के ऊपर जो स्टैटिक है, जो घर घर की आवाज़ है, जो डिस्टर्बेंस जैसी आवाज़ होती है, तो उसको सुनते हुए, रेडियो को एडजस्ट करते हुए तो वो सो जाएंगे। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को, अपने बाप दादा, अपने बड़ों को, और ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोतों को याद करते हुए, उनको ड्रीम करते हुए, उनके बारे में सपना लेते हुए तो वो सो जाएंगे। एंसेस्टर्स मतलब पास्ट, और ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब फ्यूचर। सो या तो अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे या फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। प्रेजेंट तो उनका अच्छा नहीं है, प्रेजेंट में तो कोई खुशी नहीं है। तो जब हमें प्रेजेंट में, वर्तमान में खुशी नहीं मिलती, तो हम अपना या तो पास्ट, पुराना समय को याद करते हैं, जहाँ हम आने वाला जो समय है हमारा, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग ए सब कॉन्टिनेंट, और वो ये सोचते हुए सो जाएंगे, नोमैड्स जो बंजारे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एंटरिंग ए सब कॉन्टिनेंट थ्रू ए नैरो पास, और सब कॉन्टिनेंट में, जो उप महाद्वीप में, उप महाद्वीप जो भारत वाला एरिया है, इंडिया और इंडिया के आसपास वाला जो एरिया है, सो उसमें एंटर करते हुए उन नोमैड्स को, उन बंजारों को के बारे में वो सोचेंगे थ्रू ए नैरो पास, जो कि एक नैरो पास से, एक पतले दर्रे से, पतले रास्ते से, जिसे खैबर पास की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो कि अफ़गानिस्तान से इंडिया को जो एरिया जोड़ता है, तो वहाँ से उनको एंटर करते हुए वो अपने सपनों में उनको देखेंगे। तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि जो हमारे पूर्वजों की जैसे बात की, तो पूर्वज ये माना जाता है, जो आर्यन जो रेस के, यही माना जाता है कि सेंट्रल एशिया में से होते हुए, खैबर पास में से होते हुए भारत में प्रवेश किया था उन्होंने। सो तब हम यहाँ पे आए थे, भारतीय हमारे जो पूर्वज हैं वो वहाँ से इंडिया में आए थे। सो वही बात हो रही है कि अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हुए, और या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोचते हुए वो सो जाएंगे, अपने पास्ट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए वो सो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट द पोएम इज़। सो इसमें दिखाया गया है कैसी दयनीय हालत है एक पिता की। सो अपने घर पे उसके जो अपने खुद के बच्चे हैं वो उससे बात नहीं करते, उसका कोई ख्याल नहीं रखता, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी और भी कोई ध्यान नहीं देता, उनके खाने पीने के बारे में भी, और किस तरह का उनका रूटीन है, किस तरह वो ऑफिस जाते हैं, किस तरह वापस आते हैं। बड़ी डल लाइफ है, बोरियत भरी ज़िंदगी है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और यही उन्होंने चित्रित किया है इसमें, इस पोइम के अंदर, कि किस तरह की आजकल जो हमारे बड़े हैं उनकी क्या हालत हो गई है इस समाज में, कैसे जो मैन है वो स्ट्रेंज हो गया है, अलगाव आ गया है एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन के बीच में। सो इट्स ए वेरी टचिंग पोइम, काफ़ी मन को छूने वाली ये पोइम है, कविता है, और सीख लेने वाली भी पोइम है। इसमें हमें संदेश भी मिलता है कि कैसे जो बुज़ुर्ग है उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ
अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए. So I hope you would have enjoyed this poem. So we'll be doing the question answers of this poem in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.